हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट किए थे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। आज हम लोग एक नया टॉपिक एंड ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। The government gave a lead role to the public sector infrastructures industries, whereas the private sector was broadly given the responsibility of developing consumer goods industry. ठीक है. At the same time, the government imposed several restrictions, regulations and controls on the working of private sector enterprises. As a part of economic reform, the Government of India announced a new industrial policy in July 1991. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया, हमारे इंडिया में अपनी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसी है वो हम लोग को इस टॉपिक में बताया गया है। बहुत बार आफ्टर द इंडिपेंडेंस और जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो गई थी। बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे और हमारे व्यवसाय पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है। बट ये सब ग्रोन हो रहा था, धीरे धीरे सुधर रहा था, बट उसके बाद भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक नहीं आ पा रहा था जो भी उस समय एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ थी गवर्नमेंट की, ठीक है। तो 1991 में गवर्नमेंट की पॉलिसी लाई गई जो बहुत ही बड़ा एक रिवॉल्यूशन था लोगों के लिए, दैट इज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन जुलाई 1991, जिसमें गवर्नमेंट ने 3 तरह के पार्ट को इंट्रोड्यूस करवाया एंड जिससे हमारी इकोनॉमी को आज भी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब ये इसका फीचर्स है क्या, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या क्या काम करेगा, पहले हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। नंबर 1, रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग टू 6, ठीक है। पहले सारे इंडस्ट्रीज़ जितने भी थे वो सबको एक लाइसेंस लेना पड़ता था अगर आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो, ठीक है। अब जब भी कोई भी इंडस्ट्री बनाने के बारे में सोचता तो उसे पहले लाइसेंस को बनाना पड़ता, और लाइसेंस बनाना उस समय बहुत ही ज़्यादा एक टफ़ कॉन्सेप्ट होता था, एक टफ़ टास्क होता था लोगों के लिए, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट उस इंडस्ट्रीज़ में क्या किए, कुछ सारे इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के सारे इंडस्ट्रीज़ को हटा के कुछ इंडस्ट्री अपने पास रखे, जिसमें बोला गया कि इसमें सिर्फ लाइसेंसिंग ज़रूरी है। मतलब आज के टाइम पे सिर्फ 6 ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिसे हम चालू करने से पहले लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। द सेकेंड वन इज़ द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड ओनली टू 4 इंडस्ट्रीज़ ऑफ स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि क्या होता है। पब्लिक सेक्टर बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग भी रहता है, ठीक है। एंड प्राइवेट सेक्टर आम जनता का होता है, आम जनता उसे खोल सकती है, ठीक है। तो पहले मैक्सिमम पोर्शन गवर्नमेंट के पास ही था, हर चीज़ का व्यवसाय गवर्नमेंट के पास ही था, गवर्नमेंट उसे हैंड ओवर रखता था, उसे टेक ओवर करके रखता था। इसलिए पब्लिक सेक्टर सारे को नहीं, बस अपने पास 4 सेक्टर्स को रख के सारे को प्राइवेटाइज़ किया गया। प्राइवेटाइज मतलब सारे को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, ठीक है। The third one is disinvestment was carried out in many public sector. Now what is disinvestment? Disinvestment का मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट पास शेयर्स है, जो भी गवर्नमेंट पास हिस्सेदारी है उस कंपनी की, वो पब्लिक को बेच दे रहे हैं, वापस पब्लिक को दे रहे हैं। जो उन्होंने ख़रीदा था उसे डिसइन्वेस्ट कर दिया गया है। क्लियर? तो ये क्या हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट वॉज कैरिड आउट इन मेनी पब्लिक सेक्टर। वही जो मैंने पहले कहा, पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग को लोगों में बांट दिया गया, लोगों को बोला गया कि अब आप भी इस गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करके आप अपना हिस्सेदारी इसमें बढ़ा सकते हैं, तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। Policy towards foreign capital was liberalized. In many activities, 100% FDI are permitted. पॉलिसी जो भी पहले फॉरेन कंट्रीज से हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी उससे लिबरलाइज किया गया, आसान किया गया। ज़्यादा आपको इसमें डॉक्यूमेंट सबमिट और बहुत सारे आपको प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते थे, वो नहीं किया गया, वो सब हटा दिया गया। इन मेनी एक्टिविटीज़ 100% FDI आर परमिटेड।
FDI फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब अब इंडिया के लोग डायरेक्टली फॉरेन में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बाहर के लोग भी इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कुछ कुछ एक्टिविटीज़ में तो 100% FDI लॉन्च किया गया। मतलब कि आप उस फॉरेन कंट्री के सारे शेयर्स भी ले सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। क्लियर? ई, automatic permission was now granted for technology agreement with foreign companies। पहले हम जो भी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते थे बेसिकली वो सारे टेक्नोलॉजीज़ हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ से लेते थे या फॉरेन कंट्रीज से रेंट पे लेते थे। ठीक है, अब ये सब आज भी बहुत सारे ऐसे हम लोग टेक्नोलॉजी है जो फॉरेन कंट्री से लेते हैं एंड उससे जब हम लोग बोरो करते हैं, रेंट पे लेते हैं, तो बहुत सारे परमिशन का ज़रूरत पड़ता है। RBI से लो, गवर्नमेंट से लो, आप स्टेट गवर्नमेंट से लो, और भी बहुत सारे अथॉरिटी है उससे अप्रूवल लो। तो ये सबको ऑटोमेटिक परमिशन दे दिया गया है, मतलब परमिशन लिमिट कर दिया गया है। क्लियर? And Foreign Investment Promotion Board was set up to promote and channelize foreign investment in India. And FIPB की एक संस्था बैठाई गई, एक बोर्ड बैठाया गया, एक इंस्टीट्यूशन बैठाया गया, एक बॉडी बैठाई गई जिसमें कि फॉरेन कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया कि आप आइए और इंडिया में पैसा लगाइए, इंडिया के ज़मीन पर आप अपने फैक्ट्रीज़ लगाइए, वहाँ कीजिए। इससे क्या होता है, इससे हमारा बहुत अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। क्लियर? तो ये सब से लाने से क्या हुआ, हमारे कंट्री में पहला तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लोगों के पास लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़े एंड लिटरेट भी होने लगे। क्लियर? तो 3 तरह का बेसिकली इस इंडियन पॉलिसी एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लाया गया। द फर्स्ट वन इज़ लिबरलाइजेशन, द सेकेंड वन इज़ प्राइवेटाइजेशन एंड द थर्ड वन इज़ ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का एक सिंपल सा मीनिंग है छूट देना। ठीक है, introduced were aimed at liberalizing the Indian business and industry from all unnecessary control and restrictions। पहले कोई भी तरह का बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ खोलते थे तो हम लोग को बहुत सारे परमिशंस, अथॉरिटीज़, अप्रूवल लेने पड़ते थे, बट ये सब में काफ़ी ज़्यादा छूट देना हम लोग को मिल गया। तो इससे क्या पता चलता है कि लिबरलाइजेशन का भी एक पॉलिसी आया। Abolishing licensing requirement in most of industries except a short list। कुछ कुछ डेफिनेट अभी भी है जिसमें लाइसेंस का ज़रूरत है, उसके अलावा सारे तरह के बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ में लाइसेंसिंग का सिस्टम एबॉलिश कर दिया गया। द सेकेंड वन इज़ फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। आम जनता को ये फ्रीडम मिल गया कि वो कोई भी तरह का बिज़नेस कभी भी कहीं पे भी शुरू कर सकती है। ठीक है, पहले ये चीज़ नहीं था, पहले एक रिस्ट्रिक्शन था कि आप इस जगह पे यही बिज़नेस लगा सकते हो या यही इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हो, बट अब ये चीज़ का आपके पास फ्रीडम आ गया है। क्लियर? The third one is removal of restrictions on the movement of goods and services। आप इधर से उधर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और ये सब चीज़ में आप गुड्स एंड सर्विस का रिस्ट्रिक्शंस जो भी परमिशंस लगते थे वो सब रिमूव हो गए हैं। आप फ्रीली अपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हो, इंटर स्टेट टू इंटर स्टेट और इंटर स्टेट ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। क्लियर? फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप अपने हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस को फिक्स कर सकते हो। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि आप पूरा मोनोपोली बना ले, अपना मार्केट में एक लौता प्रोडक्ट ऐसा रख ले कि हाँ सारे 50 में दे रहे, मैं 100 में दूंगा। ऑफकोर्स सा बात है, आपका प्रोडक्ट कोई नहीं लेगा, इसलिए एक मिनिमम आप प्राइस अपना घटा बढ़ा के रख सकते हो। रिडक्शन इन टैक्स रेट्स एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स ओवर द इकोनॉमी। रिडक्शन, टैक्स रेट में बहुत ज़्यादा आपकी परसेंटेज घटाई गई। ठीक है, बहुत सारे में नेसेसिटीज़ गुड्स में टैक्सेस लगे ही नहीं, तो ये सब चीज़ भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पॉलिसी था जो आया गया। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर फॉर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर है, जो इतना रिक्वायरमेंट्स हम लोग को पूरा करना पड़ता था, वो सब अब नहीं करना पड़ेगा। मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। फॉरेन कैपिटल को ईजी बनाया गया, अपने इंडिया को ईजी बनाया गया कि फॉरेन के कंट्रीज़ के लोग हमारे यहाँ आकर अपना इन्वेस्टमेंट करें, अपना कैपिटल लगाए, अपना टेक्नोलॉजीज़ लगाए। क्लियर? अब आते हैं अपने प्राइवेटाइजेशन पे।
प्राइवेटाइजेशन मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के पास जो भी अंडरटेकिंग है वो सब धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट करना, मतलब प्राइवेट को दे देना, मतलब जनता को दे देना. Adopted the policy of planned disinvestment of public sector and decided to refer the loss-making and sick enterprises to Board of Industrial and Financial Reconstructions. ठीक है, ये पॉलिसी लाया गया ताकि गवर्नमेंट सेक्टर डिसइन्वेस्ट कर सके अपने जितने भी शेयर्स है अपने अधिकार को, और वो प्राइवेट सेक्टर को दे सके, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी उसमें काम कर सके और अपना इंटरेस्ट जता सके. Disinvestment means transfer in the public sector enterprise to the private sector. Clear? It result in dilution of stake of government in the public enterprises. Public enterprises और public sector में इससे government की जो हिस्सेदारी है वो dilute होगी, कम होगी. Clear? अब आता है The third and important one, the globalization. Globalization मतलब कि इंडिया के अब लोग भी बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. Globalizations involves an increased level of interaction and interdependence among the various nations of the global economy. Physical geographical gap or political boundaries no longer remain barrier for a business enterprise to serve a customer in a distant geographical market. Clear? अब ये चीज़ हमारे लिए बैरियर नहीं रहेगा, एक रुकावट नहीं रहेगा. अब हम लोग ईज़िली इंडिया के लोग भी बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर सकते विदाउट एनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज, एंड फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी इंडिया में आराम से कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. क्लियर? These regulations were the respect to क्या क्या चीज़ के लिए मेनली आया गया ये लाइसेंसिंग ऑफ इम्पोर्ट. हम लोग इम्पोर्ट करने में भी बहुत तरीक़ा का लाइसेंस लगता था, वो भी हम लोग को डाइल्यूट हो गया है. टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस, जो भी टैक्सेस लगते थे हमारे कस्टम पे एंड जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था उस पर कम हो गया है. एंड क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस मतलब कि एक नंबर के पास जाएगा तो आपको इतना पैसा लगेगा, अगर आप 100 से ज़्यादा माल खरीदेंगे तो आपको इतना पैसा लगेगा. तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी नेग्लिजिबल हो गए. क्लियर? अब समझ में आया इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ क्या हैं, इसके फ्रेमवर्क्स क्या क्या हैं. अब जब ये पॉलिसी लाया गया तब क्या क्या चेंजेस आया, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेनी क्वेश्चंस हैं, एंड ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आपको 1-2 बार तो आते ही आते हैं. इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, कंपटीशन बढ़ा. ऑफ कोर्स अगर इंडियन मार्केट में फॉरेन कंट्रीज़ उतरेंगे एंड फॉरेन मार्केट उतरेंगी इंडियन मार्केट में, तो आप ही बताइए हमारे लिटरेसी रेट पे कितना फ़र्क पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे कितना फ़र्क पड़ेगा, टेक्नोलॉजीज़ बढ़ेंगे. मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, कस्टमर को वाइड एरिया वाइड रेंज मिलने लगी. जो वो 3-4 ब्रांड्स के क्लोथ्स खरीदते थे अब उनसे बहुत सारे ब्रांड्स के क्लोथ मिलने लगे. रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजीज़ इन्वायरमेंट, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजीज़ बढ़ी. हमारे जो फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हाई टेक्निक वाली मशीन यूज़ होती थी वो अब इंडिया में यूज़ होने लगी, लोग इंडिया में भी उसे देखकर बनाने लगे. नेसेसिटी फॉर चेंज, ज़रूरत थी ये चेंज के लिए ताकि इंडिया के लोग ग्रो कर सके, हमारी GDP बढ़ सके. नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स भी हमारा बढ़ेगा, एंड ह्यूमन रिसोर्स की लिटरेसी रेट, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी हाल भाव सब कुछ बढ़ेगा. मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट में भी एक बहुत बड़ा डिमांड आएगा, एक बहुत बड़ा फ्लो आएगा, आपकी रुपीज़, आपकी ये सब की वैल्यू भी बढ़ेंगी. एंड लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू दी पब्लिक सेक्टर, एंड पब्लिक सेक्टर की बजटरी सपोर्ट भी कम होंगी. मतलब कि अब बजट भी बनेगा तो प्राइवेट को देख के उन्हें ध्यान में रख कर बनेगा. क्लियर? तो ये रहा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट नोटिस में कंप्लीट कराने की कोशिश की है, एंड इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.